नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हमारी जो यूनिट 7 है हिंदी कहानी, उसमें आज जो हमारी कहानी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज की हमारी कहानी है गैंग्रीन, जिसके की कहानीकार है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी ये कहानी है, इस कहानी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो अपनी 14 कहानियां हैं वो पढ़ चुके हैं, उसकी जो क्लासेस है आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पे हिंदी कहानी करके आपको जो सारी क्लासेस है देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी के बारे में बातचीत करते हैं तथा इस कहानी के जो कहानीकार है उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो जो इनका जन्म है 7 जुलाई 1911 को इनका जन्म होता है तथा 4 अप्रैल 1987 को इनका देहावसान होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जो जन्म है वो आपका 1911 में होता है तथा इनकी मृत्यु 1987 में होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कस्या पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा और साहित्य अध्ययन के साथ हुई। इनका जो बचपन है वो लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी पास करके एमए करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार हो गए। सन 1930 के अंत में पकड़ लिए गए। 1930 से 36 तक ये विभिन्न जेलों में रहे। 1936-37 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से तथ्य है कि जो आपकी सैनिक और विशाल भारत जो पत्रिका है इनका संपादन किसने किया था, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो जो सैनिक और विशाल भारत जो दोनों पत्रिका हैं वो आपके अज्ञे से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सन 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में ये रहे। इसके बाद इलाहाबाद से जो है प्रतीक नामक जो है पत्रिका है वो इन्होंने निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार कर ली इन्होंने। तो जो आपकी अज्ञे से संबंधित पत्रिका है तो सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक, ये इनसे संबंधित ये जो है 3 पत्रिकाएं अभी आपके समक्ष जो है रखी गई है। देश विदेश की यात्राएं कर उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटकर इन्होंने दिनमान, साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वॉक और एवरी मेंस जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो अज्ञे से संबंधित जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो आपने ध्यान रखना है। अभी तक जो इस वीडियो में आपके समक्ष आई है सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वॉक और एवरी मेंस जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाएं जो है जिसका संपादन आपके अज्ञे ने किया है। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। तो 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की जो है स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनकी कृतियों के बारे में बातचीत करते हैं कि इनकी कौन कौन सी आपकी कृतियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं कविता संग्रहों के बारे में। तो इनके कविता संग्रहों में भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946।
तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनके जो कविता संग्रह कौन कौन से हैं और इनको आप प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से याद रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं इनकी कहानियों के बारे में। तो इनके जो कहानियां हैं कौन कौन सी है, जो इनके कहानी संग्रह हैं, विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951। तो ये इनके कहानी संग्रह है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके उपन्यासों के बारे में। तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उत्थान जो 1941 में जिसका प्रकाशन हुआ, शेखर एक जीवनी दूसरा भाग जो है जिसका नाम संघर्ष है 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। तो आपने ये ध्यान रखना है और क्रम से उनका ध्यान रखना है कि प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि इस बार आपका जो शेखर एक जीवनी है इसके प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष का जो है प्रकाशन वर्ष 1941 है और जो है दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष आपका 1944 है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रहों के बारे में। तो सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल जो है इनके ये निबंध संग्रह है, ये भी आपने क्रम से ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इनके आलोचना के बारे में। तो त्रिशंकु 1937, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अध्यतन 1971। अब है इनके संस्मरण है स्मृति लेखा, डायरिया है भवंती, अंतरा और शास्त्रावती, विचार गद्य संवत्सर, नाटक है इनका जो है उत्तर प्रियदर्शी, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। तो राय कमल द्वारा लिखित शिखर से सागर तक जो है इनकी जीवनी है। किसकी जीवनी? आपके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की जीवनी है, शिखर से सागर तक। और किसने लिखी है? ये राम कमल ने ये लिखी है। तो ये थे इनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत अभी हमने की। इनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में अभी तक बातचीत हमने की। तो आपने ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो के साथ साथ ही जो है आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे और अपने जो नोट्स है उसमें ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं कहानी के सारांश और कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहानी के सारांश के बारे में बात करते हैं। आपकी जो आज की हमारी कहानी है गैंग्रीन, जिसका की प्रकाशन पहले रोज नाम से हुआ था, तो 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है आपका होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो ये कहानी है आपके विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है, ये भी ध्यान रखना है। इसे अज्ञे ने डलहौजी जेल में 1931 में लिखा था, ये ध्यान रखना है। आपके महत्वपूर्ण जो है ये तथ्य हैं। अब कहानी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इस कहानी की क्या विशेषताएं हैं और इस कहानी में क्या कहा गया है। तो इस कहानी में विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की कहानी है कि एक नारी की जो है व्यथा इस कहानी में आपको देखने को मिलती है, जो कि अभावों में घुटते हुए उसके व्यक्तित्व को सामने रखती है। जो ये कहानी है आपकी पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में इसका नाम बदलकर रोज शीर्षक के नाम से छापा गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। शायद ऊपर मैंने आपको उल्टा बता दिया था। तो ये कहानी जो पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, पहले ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, तो बाद में इसका नाम रोज जो है शीर्षक के नाम से इसको छापा गया। अब बात करते हैं कि ये गैंग्रीन है क्या है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड आपका प्रश्न है कि गैंग्रीन का मतलब क्या होता है। तो गैंग्रीन का अर्थ है कि जब शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है और वह चोट सही तरीके से ठीक नहीं होती है, तब कुछ दिनों बाद वह सड़ने लगता है और उसे गैंग्रीन नाम से जाना जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि गैंग्रीन क्या होता है कि जब शरीर के किसी भाग में आपको चोट लग जाती है और वो चोट जो है आपके सही तरीके से ठीक नहीं होती है और कुछ समय बाद जो आपकी चोट है वहां का जो आपका अंग है वो सड़ने लगता है, तो उसे गैंग्रीन नाम दिया जाता है। इस कहानी में अकेलेपन में घुटती हुई स्त्री, अभावग्रस्त, नीरस, उदास, दुख से छटपटाती स्त्री की करुण कथा का जो है चित्रण इस कहानी में आपका किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। रोज जो आपकी कहानी है स्त्री जीवन की एक रसता और यांत्रिकता को उजागर करती है।
यह कहानी स्त्री मन की गहरी उदासी और अकेलेपन को भी दर्शाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी कहानी की विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि यहाँ हम सिर्फ इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं, एक सार जो है आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो दायित्व बनता है कि आप पूरी जो कहानी है, जो आप शब्दशः उस कहानी को पढ़ने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कहानी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां से आपको पूरी कहानी समझने को मिलेगी, तथा इसके अलावा जो भी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन होते हैं या जो कथन आपके कहानी में आते हैं वो आपके वहां से क्लियर हो जाते हैं। तो कहानी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में, कहानी के पात्र परिचय के बारे में कि इस कहानी में कौन कौन से आपके पात्र हैं। तो सबसे पहले मालती। मालती कौन है? कहानी की नायिका है, जिसका जो है वर्णन इस कहानी में आया है, जिससे कि एक अभावग्रस्त नारी जो होती है, जो घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उसका वर्णन किया गया है। तो ये मालती है आपकी, ये कहानी की आपकी नायिका है। इसके बाद जो महेश्वर है, महेश्वर कौन है? मालती का पति है ये, जो कहानी का नायक है, तथा जो सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। तो ये मालती का पति है महेश्वर। और टीटी कौन है? टीटी कौन है? महेश्वर और मालती का जो ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? टीटी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब है कथाकार। कथाकार कौन है? अतिथि है, मालती के बचपन का मित्र और रिश्ते का भाई है। जो लेखक है उसे इस कहानी में अतिथि कहा गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस कहानी के ये पात्र थे। बहुत ही कम पात्र इस कहानी में है, लेकिन ये जो कहानी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कहानी की समीक्षा करते हैं कि इस कहानी को 3 भागों में दर्शाया गया है। इस कहानी में एक विवाहिता के मन की उदासी और अकेलेपन की अनुभूति का चित्रण किया गया है। कहानी में उसका भाई लेखक जब उससे वर्षों बाद मिलने आता है तो मालती उसका स्वागत बड़े ही औपचारिक ढंग से करती है। मालती में थोड़ा भी उत्साह अब नहीं है। शादी के बाद, शादी से पहले जैसे उसका व्यक्तित्व था, उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है। मालती में अब थोड़ा भी उत्साह नहीं दिखाई देता है। उससे उसका समाचार तक नहीं पूछती है। जब लेखक जो है उसके घर जाता है तो उससे उसका हाल चाल समाचार तक नहीं पूछती है। एक बातूनी लड़की जो बहुत ज्यादा पहले बातचीत करती थी, अब शादी के जो 2 वर्षों बाद, उसको शादी किए हुए मात्र 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन 2 वर्षों बाद वो एक यांत्रिक लड़की में तब्दील हो जाती है कि वो एक यंत्र की भांति जो है आपका व्यवहार करती है। शादी से पहले जो बिल्कुल एक बातूनी लड़की थी, वो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल जाती है। पूछे गए प्रश्नों से वो केवल हाँ या ना में ही जवाब देती है। वो ज्यादा बातचीत नहीं करती है। अगर लेखक उससे कुछ प्रश्न करते हैं तो वो हाँ या ना में ही जवाब देती है। इससे प्रतीत होता है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वह या तो घर का कार्य करने में लगी रहती है या बच्चे को देखती है। कहानी के प्रथम भाग में मालती की बाह्य स्थिति जो है कहानीकार ने दिखाई है। दूसरे भाग में मालती की मन स्थिति का वर्णन है, जिसमें उसके हाव भाव एवं मानसिक उथल पुथल तथा उसके मन के भीतर के द्वंद्व को दर्शाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। कहानी का केंद्र बिंदु मालती और उसका जीवन है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से लौटने का वर्णन है कि जब आपका मालती का पति महेश्वर डिस्पेंसरी से लौटता है तो तीसरे भाग में इस कहानी में वो दर्शाया गया है। महेश्वर डिस्पेंसरी से अपने गैंग्रीन के मरीजों का जिक्र करता है। मालती अपनी रोज होने वाली घटनाओं से आदी हो चुकी है। उसे टीटी के पलंग से गिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालती की नजर में ये तो रोज की बात है, वो गिरे पड़े या रोए ये तो रोज की ही बात है। कहानी का मुख्य स्वर मालती के द्वारा किए गए समझौते पर है, ना कि चुनौतियों पर। क्योंकि जो आपकी मालती है वो बहुत ही ज्यादा समझौतावादी बन गई है। अपने जीवन की वो उसकी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। वो उन चुनौतियों को ना लड़ती है बल्कि उससे समझौता करने में ही अपनी भलाई समझती है। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि इसके लिए तो ये घटनाएं रोज ही घटित होती है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी रोज दिया गया है। तो वो कहती है कि जो ये घटनाएं होती है, जैसे टीटी के पलंग से गिरता रहता है तो लेखक पूछता है, तो वो कहती है कि ये तो रोज ही गिरता है। और जैसे
महेश्वर जब डिस्पेंसरी से आते हैं और अपने रोगियों के बारे में जिक्र करते हैं तो उसमें भी उसका एक ऐसा ही सरल सा जवाब होता है कि ये तो रोज की ही घटनाएं हैं। अब मुख्य तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण कथन जो आपके कहानी में होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। इस पंक्ति से कहानी का प्रारंभ होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि किसी भी कहानी का जो प्रारंभ है उसकी पंक्तियां उठाकर रख दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये जो है पंक्तियां किस कहानी से की है या किस कहानी से इन पंक्तियों से जो कहानी है आपकी शुरू होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये इन पंक्तियों से जो आपकी गैंग्रीन जो रोज कहानी है वो शुरू होती है। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, ये किसने कहा है? मालती ने महेश्वर के संदर्भ में कहा है कि वो 1:30-2 बजे आपके जो है आपके दोपहर का भोजन करने आते हैं। तो कितने बजे आते हैं? 1:30-2 बजे आते हैं। लेखक 4 वर्ष बाद मालती को देखने आया था, वो एक बच्चे की माँ है। कितने वर्ष बाद ये लेखक है वो मालती से पुनः मिलने आता है? तो 4 वर्ष बाद वो मालती से मिलने आता है, ये आपने ध्यान रखना है। मालती के विवाह को 2 वर्ष हुए थे। तो मालती जो है उसको शादी किए हुए कितने समय जो आपका हो गया था? तो मालती को जो है विवाह के करके जो है 2 वर्ष हो गए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। मालती का पति महेश्वर डॉक्टर है। कहाँ? सरकारी डिस्पेंसरी में। वो क्या है? प्रातः 7 बजे जाता है तथा दोपहर 2 बजे तक आ जाता है। कि 7 बजे वो सुबह ड्यूटी जाता है तथा दोपहर 2 बजे वो आपके जो दोपहर का भोजन करने हैं वो घर आ जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कितने बजे वो हो आपके डिस्पेंसरी जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। कुछ भी आपका एनटीए उठा के पूछ रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है, जो भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं वो उस पर आपने ध्यान देना है। महेश्वर आम लाया था। जब वो आपके डिस्पेंसरी से 2 बजे वापस आता है घर को तो वो अपने साथ आम लाया था। लेखक 18 मील पैदल चलकर आए थे। जो आपके लेखक है या अतिथि है जो कि आपके मालती से मिलने आपके 4 वर्ष बाद मालती को देखने गए थे, तो 18 मील जो है वो पैदल चलकर आपके मालती से मिलने आए थे। तो ये थे इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस कहानी का सारांश मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इस कहानी के पात्रों का परिचय आपके समक्ष रखने का मैंने यह जो है कोशिश की है, तथा इसके अलावा आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचनाएं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।